हेलो बच्चों, नमस्कार। आज बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आपका फिजिक्स का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में बच्चों 4 यूनिट हैं। 50 नंबर का पेपर होगा आपका, 50 मार्क्स का। इसमें 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। दूसरी यूनिट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैस। तीसरी यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स और चौथी यूनिट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको बताना शुरू करते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जिसको हम लोग परफेक्ट गैस बोलते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम लोग हिंदी में आदर्श समीकरण भी बोलते हैं। आदर्श गैस समीकरण बहुत छोटी सी चीज़ है, ये सभी लोग जानते होंगे। PV = RT होता है, जिसमें P होता है बच्चों दाब यानी कि प्रेशर, V होता है आयतन यानी वॉल्यूम, R होता है गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। ये गैस कांस्टेंट होता है R, जिसको कि हिंदी में गैस नियतांक बोलते हैं, और T को ताप बोलते हैं। बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहता है, हेडिंग है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की गतिज थ्योरी, पदार्थ की अणुगति सिद्धांत कह लीजिए। पदार्थ का अणुगत सिद्धांत। तो इसके अनुसार जो कहता है कि जो पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं या जिसको हिंदी में अणु कहते हैं। और जो पदार्थ होता है वो 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके से बात करें मैटर को, यानी कि पदार्थ, तो ये बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बच्चों इस बुक में, इस पेपर में हम लोग सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम गैस की बात करें बच्चों, तो गैसों का अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगत सिद्धांत कहता है कि गैस के सभी
अणु जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। गैस जो होती है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं साइज और शेप में। जो गैसों के पार्टिकल होते हैं वो सभी एक साइज और शेप में होते हैं, याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट कहता है इसी में कि जो सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी संभव डायरेक्शन में, सभी संभव वेग से गति करते हैं। जो गैस के अणु होते हैं वो हमेशा गति किया करते हैं और वो सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग से गति करते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, इस गति के दौरान मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं और जिस बर्तन में गैस रखी हुई है उसकी दीवार से भी टकराते हैं। तो कंटिन्यू प्रत्येक टक्कर में इनका वेग और वेग का परिमाण और दिशा लगातार बदलती रहती है। वेग और इनकी दिशा लगातार बदलती रहती है प्रत्येक टक्कर में। लेकिन इस टक्कर से गैस की घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है इसी में, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी टक्कर जो होती है पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है और मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स नहीं कार्य करता है, ना तो वो अट्रैक्शन ना तो रिपल्सन। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसों की एनर्जी होती है वो काइनेटिक फॉर्म में होती है, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जो टक्कर में समय लगता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है वो टक्कर में लगे समय की अपेक्षा बहुत कम होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में गति करते हैं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करते हैं। दो कोलिजन के बीच में, दो टक्करों के बीच में एक यूनिफॉर्म मोशन से गति करते हैं। दो टक्करों के मध्य जो उनका पाथ होता है उसको हम लोग उसकी एवरेज वैल्यू को मीन फ्री पाथ कहते हैं। दो टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी को औसत मुक्त माध्य पथ कहते हैं। मुक्त माध्य पथ कहते हैं। मुक्त माध्य पथ, याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। अब अगर उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, निश्चित ही पूछा जाता है। इसके बाद है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस यानी गैस का दाब। गैस का दाब बच्चों याद रखना है आपको। डायरेक्ट मैं आप लोगों को फार्मूला में बता रहा हूं क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। P इक्वल टू होता है, P प्रेशर होता है Mn अपॉन 1/3 Mn अपॉन V बार स्क्वायर, जहाँ पर V जो है वो V बार मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ यानी औसत माध्य मुक्त पथ है ये। और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि अणुओं की संख्या। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि अणुओं की संख्या है। और m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल।
एक मॉलिक्यूल का मास है। और V क्या है? V बच्चों आयतन है, यानी कि वॉल्यूम है। जिस बर्तन में रखी होगी गैस, उस बर्तन का वॉल्यूम। ये प्रेशर का फार्मूला होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कि एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो n मॉलिक्यूल का मास nm है। इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं। और बच्चों हम जानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन ये होता है घनत्व के बराबर। तो यानी कि अब हमारा फार्मूला हो गया P = 1/3 रो V बार स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है बायल का नियम। इससे कुछ नियम निकालते हैं। ये प्रेशर हो गया आपका, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, बायल का नियम। बायल का नियम। बायल ने ये कहा था कि स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब और आयतन का गुणनफल नियत होता है, यानी कि P और V कांस्टेंट होता है स्थिर ताप पर। बच्चों PV = RT होता है। हमने स्थिर ताप कहा और R तो कांस्टेंट होता ही है, यानी RT कांस्टेंट हो गया, तो P और V क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बायल का नियम कहता है। इसको हम प्रेशर वाले फार्मूले से निकालेंगे, 1/3 mn अपॉन V बार स्क्वायर। तो यहाँ पे V अपॉन में है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो PV हो जाएगा 1/3 mn V बार स्क्वायर। ये कांस्टेंट है बच्चों, जो कि हमारा बायल का नियम कहता है। वेग कांस्टेंट होगा, mn द्रव्यमान कांस्टेंट होगा, ये पूरा कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल नियत होता है। यही हमारा बायल का नियम कहता है। स्थिर ताप पर गैस का दाब तथा आयतन का गुणनफल नियत होता है। यही हमारा बायल का नियम कहता है। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम देखते हैं। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स लॉ, यानी कि हिंदी में अगर लिखेंगे इसको तो इस तरीके से लिखेंगे, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम कहता है बच्चों, स्थिर दाब पर यानी कि प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्थिर दाब पर आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन जो होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। और स्थिर आयतन पर, अगर स्थिर आयतन है तो प्रेशर जो होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हमारा चार्ल्स का नियम है। यानी कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? यदि T की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू बढ़ेगी, T की वैल्यू घटेगी तो V की वैल्यू घटेगी। इसी तरीके से इसमें
अगर टी की वैल्यू बढ़ेगी तो पी की वैल्यू बढ़ेगी, टी की वैल्यू घटेगी तो पी की वैल्यू घटेगी। तो चार्ल्स का नियम समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से चार्ल्स का नियम बता देंगे अगर आएगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, या अगर स्थिर आयतन है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।